everyone, welcome to Chetan Bharat Learning, and in this video we will cover some MCQs regarding the industrial relations through उसकी हम रिवीजन करेंगे बेसिकली कि भाई किस तरीके से कोई भी जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में आ सकता है, कोई भी जो फैक्ट है कैसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप MCQs के थ्रू उस मटेरियल को रिवाइज करेंगे तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। चलो फिर शुरू करेंगे अपने पहले MCQ के साथ में। फर्स्ट है आपका द डेफिनेशन लाइक चाइल्ड, एम्प्लॉयर, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, डिलीवरी, मिसकैरेज इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961। देखो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि खास करके वो सेक्शंस जिसमें चीज़ों को डिफाइन किया गया है या फिर कोई इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्पेक्टर्स के रिगार्डिंग या किसी और पर्टिकुलर प्रोविजंस के रिगार्डिंग, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शंस याद करने। उनका नंबर क्या है वो ज़रूरी है, और जो बाकी और सेक्शंस हैं उनके अंदर क्या लिखा हुआ है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो जो डेफिनेशन वाला आपका सेक्शन होगा ना, वो बेसिकली हमेशा स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4 में से ही होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है हल्का सा कि जो जो एक्ट हम लोगों ने करे हैं उसमें जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 1 में है, 2 में है या 3 में है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है मटर्निटी बेनिफिट एक्ट का 1961, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। तो जो आपका मटर्निटी बेनिफिट एक्ट है उसमें है आपका सेक्शन 3 में ऑल द डेफिनेशंस कि भाई जो आपका डिलीवरी है, जो मिसकैरेज है, इनकी डेफिनेशन क्या है, किस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं कि ये पर्सन वुड बी अ चाइल्ड, दैट पर्सन वुड बी एन एम्प्लॉयर। तो ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ये लिखी हुई हैं आपके सेक्शन 3 में। और रिसेंटली ही 2017 की अमेंडमेंट्स के बाद एक और डेफिनेशन ऐड की गई है कमीशनिंग मदर की। कमीशनिंग मदर या तो जो कोई और सरोगेट मदर है जो किसी बेबी को कैरी कर रही है किसी और के लिए, तो वो जो लेडी है दैट वुड बी दी कमीशनिंग मदर। इसमें जो अडॉप्शन वाला है वो वाली चीज़ भी ऐड की गई है कि अगर कोई मदर किसी बच्चे को जिसकी एज लेस देन 3 मंथ्स है उसको अगर अडॉप्ट करती है तो भी उसको मटर्निटी बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन वो मटर्निटी बेनिफिट्स थोड़े से कम वीक्स के लिए मिलेंगे एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल विमेन को मिलने थे। जैसे फॉर एग्जांपल 26 वीक्स हैं जो कि नॉर्मल मदर्स हैं और 12 वीक्स हैं फॉर दी कमीशनिंग मदर एंड प्लस अडॉप्टिंग मदर। तो ये जो लिमिट है 26 वीक्स की और 12 वीक्स की किस किस के लिए क्या है, बच्चे की एज लेस देन 3 मंथ्स होनी चाहिए, और ये जो रिसेंट अमेंडमेंट्स है इसमें इस डेफिनेशन को ऐड किया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेफिनेशंस का कौन सा क्लॉज है, अगर सेक्शन 3, सेक्शन 11, सेक्शन 17 करके ऐसे ऑप्शंस आ जाए तो आपको पता है कि स्टार्टिंग वाले एक्ट में ही डेफिनेशंस का क्लॉज दिया होता है। चलो नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी वीक्स नो एम्प्लॉयर कैन एम्प्लॉय अ विमेन इन एनी एस्टैब्लिशमेंट फॉलोइंग द डे ऑफ हर मिसकैरेज और डिलीवरी। इसी एक्ट में लिखा हुआ मटर्निटी बेनिफिट में कि अगर किसी विमेन का मिसकैरेज हो जाता है या डिलीवरी है तो उसके कितने दिन बाद तक कोई भी एम्प्लॉयर उस विमेन को काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें ऑप्शन है आपके 8 वीक्स, 6 वीक्स, 10 वीक्स या फिर नन ऑफ दी अबव। यह आप ध्यान रखेंगे मिसकैरेज या डिलीवरी के रिगार्डिंग जो भी आगे छुट्टियां हैं, जो एम्प्लॉयर किसी भी विमेन को काम नहीं दे सकता है, वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता उसको, चाहे वो अभी नई ही जॉब के लिए आई है, तो वो 6 हफ्ते तक बेसिकली काम लेने के लिए नहीं आ सकती। और ना ही एम्प्लॉयर कोई ऐसे विमेन को एम्प्लॉय करेगा जिसका मिसकैरेज या डिलीवरी हुई है 6 हफ्ते पहले ही, है ना, या फिर लेस देन 6 वीक्स। तो ये 6 वीक्स की अच्छी मतलब फैक्ट है जिस पर क्वेश्चन आपका इजीली बन सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, आंसर इज बी। तो कोई भी एम्प्लॉयर किसी ऐसे विमेन को नहीं एम्प्लॉय करेगा जिसका मिसकैरेज या डिलीवरी अभी लेस देन 3 वीक्स ही हुआ है, उसको लेस देन 6 वीक्स ही हुआ है उसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कोड ऑन वेजेस 2020 सबस्यूम्स हाउ मेनी लेबर लॉज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डिफरेंट ये 4 लेबर कोड्स आए हैं इनके अंदर कितने लॉज को सबस्यूम किया गया है और वो लॉ कौन कौन से हैं, ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये 4 ही हैं तो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम कोड ऑन वेजेस की बात करें तो ऑप्शन है आपके पास 4, 3, 9 और 13।
चारों ही हैं, किसी में 4 सब्ज्यूम किए गए हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 9 है, किसी में 13 है, टोटल 4 तो ये है ही है। जो कोड ऑन वेजेस है उसमें कौन सा स्पेसिफिक है? आंसर इज ए 4। तो ये है 4 और वो 4 कौन कौन से हैं ये आप ध्यान रखेंगे। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द मिनिमम वेजेस एक्ट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। जो भी वेजेस के रिगार्डिंग एक्ट है वो ऑब्वियसली आपका कोड ऑन वेजेस में सब्ज्यूम किया गया ही होगा। तो इसीलिए ये 4 जो एक्ट हैं ये आपने ध्यान रखने हैं, वेजेस के रिगार्डिंग इन 4 लॉज को सब्ज्यूम किया गया था। नेक्स्ट, who will decide the wage related decisions for employment such as railways, mines और oil fields। देखो ये जो तीनों फील्ड्स हैं ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक फील्ड्स मानी जाती हैं कि इसमें अगर कोई डिसीजन लेना है तो कोई इंपॉर्टेंट अथॉरिटी ही डिसीजन लेगी। तो अगर कोई रेलवे, माइन या ऑयल फील्ड्स के रिगार्डिंग, कोई वेज के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है तो फिर वो कौन लेगा? ऑप्शंस हैं आपके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। ये बेसिकली क्वेश्चंस ना ऐसे ही आते हैं कि ये जो पावर है किसके हाथ में है, कौन इस चीज़ को चेंज कर सकता है ना। तो ये हल्का सा आप ध्यान रखेंगे कि जो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक ऑक्यूपेशंस हैं, रेलवे, माइंस या ऑयल फील्ड्स, इनके लिए वेज रिलेटेड डिसीजंस लेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो बाकी और फील्ड्स हैं अदर देन रेलवे, माइंस और ऑयल फील्ड्स, वो डिसीजन लेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ऑप्शन ए है आपका आंसर कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनके रिगार्डिंग लॉ बनाएगा और जो बाकी और बचे हुए एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनके रिगार्डिंग बना सकती हैं या इनके अलावा कौन बना सकता है? ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर को टिक करना। नेक्स्ट, by taking into account of living standards of workers, who will fix a floor wage for the workers। हमने जब ये कोड ऑन वेजेस किया था तो हमने 2 चीज़ें करी थी, एक तो हम लोगों ने फ्लोर वेज किया था और एक हमने की है मिनिमम वेज। दोनों में हल्का सा सिमिलैरिटी है बट दोनों में डिफरेंस भी बहुत है। जो फ्लोर वेज है ना, बेसिकली ये वो वेज है जिसके नीचे कोई भी किसी वर्कर को वेज प्रोवाइड नहीं कर सकता कि अगर इतनी है कि आपको दिन में काम करने के 200 रुपीज़ मिलने ही चाहिए अगर आप कोई अनस्किल्ड काम कर रहे हो, और 400 रुपये मिलने चाहिए अगर आप कोई स्किल्ड काम कर रहे हो। तो ये फ्लोर वेज है, ये डिसाइड कर दी गई है। अब इसके बाद जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने यहाँ पर काम करने वाली जितनी भी एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज हैं उनके लिए रूल्स बनाता है कि भाई मिनिमम वेज कम से कम कितनी होनी चाहिए। और ये जो मिनिमम वेज है इट ऑल्सो बी हायर देन द फ्लोर वेज ऑलवेज। कोई भी जो मिनिमम वेज है आपकी फ्लोर वेज से नीचे नहीं जा सकती। तो क्वेश्चन ये है कि फ्लोर वेज ये जो है डिसाइड कौन करेगा? ऑप्शंस हैं आपके, स्टेट गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर खुद जिसने लोगों को एम्प्लॉय किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। फ्लोर वेज के रिगार्डिंग एक डिसीजन लिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सी इज द आंसर कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट करेगा बनाना फ्लोर वेज के रिगार्डिंग रूल्स और उस रूल्स के हिसाब से जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने यहाँ पर जो मिनिमम वेज है उसको डिसाइड करेंगे। मान लो कि अभी किसी स्टेट गवर्नमेंट में मिनिमम वेज चल रही है 400 रुपीज़ पर डे फॉर अनस्किल्ड वर्क और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक फ्लोर वेज होनी चाहिए जो कि 200 होगी। फ्लोर वेज शुड बी 200 फॉर अनस्किल्ड वर्क। तो अब स्टेट गवर्नमेंट की जो मिनिमम वेज है वो इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लोर वेज से ज़्यादा है, तो अभी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बेसिकली इसको कम कर सकती है क्योंकि क्राइटेरिया सिर्फ एक ही फॉलो करना है कि मिनिमम वेज शुड बी मोर देन फ्लोर वेज। तो 400 की बजाय अब ये इसको 300 कर दे तो भी इसके ऊपर कोई सेंटर की तरफ से पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं आएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऑलरेडी डिसाइडेड मिनिमम वेज ज़्यादा है फ्लोर वेज से तो फ्लोर वेज के आने के बाद कोई भी स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेज को कम नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है कोड ऑन वेजेस एक्ट 2020 में, ये हमें ध्यान रखना है। और जो मिनिमम वेज है वो डिसाइड करेंगी स्टेट गवर्नमेंट्स
अपने डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स के लिए और डिफरेंट रीजन्स वालों के लिए भी, कि हिली रीजन में इतना होना चाहिए, प्लेन रीजन में इतनी मिनिमम वेज होनी चाहिए, दैट ऑल डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफी एंड टोपोग्राफी ऑफ द रीजन। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो फ्लोर वेज है वो डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हम ध्यान रखेंगे। और मिनिमम वेज कैन बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। ये भी एक प्रोविजन है कि किसी भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट फील्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट भी मिनिमम वेज डिसाइड कर सकता है। वो तो डिपेंड करता है ना वो कौन सी फैक्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री है या स्टेट गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, तो ये ध्यान रखेंगे। बट फ्लोर वेज सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, the minimum wages will be revised and reviewed by the central or state governments at an interval of not more than dash years। क्वेश्चन कहता है कि जो मिनिमम वेजेस एक बार डिसाइड कर दी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट्स ने, उसको कितने साल के बाद ये लोग रिव्यू कर सकते हैं कि हमें इस मिनिमम वेज को कम करना है या ज़्यादा करना है, डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन या फिर डिपेंडिंग अपॉन द डिफ्लेशन। तो ये क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शंस हैं आपके 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स या 1 ईयर, कि मिनिमम वेज को रिव्यू करने का जो कम से कम टाइम पीरियड होना चाहिए दैट शुड बी 5 इयर्स। ये आपका मिनिमम वेजेस एक्ट में भी लिखा है और ये आपका कोड ऑन वेजेस में भी लिखा है 1948 एंड दिस इज 2020। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, कि कम से कम 5 साल का टाइम पीरियड तो आपने लेना ही है अगर आप मिनिमम वेज को रिवाइज या रिव्यू करना चाहते हो, तो चाहे वो कोई भी कर रहा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है चाहे स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। नेक्स्ट, which section in the Code of Wages Act 2020 is related to the appointment of inspectors cum facilitators and their powers? ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा था कि जो भी इंस्पेक्टर्स के रिगार्डिंग सेक्शंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंस्पेक्टर्स हैं दे आर बेसिकली रिक्रूट किए जाते हैं टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड, कि इस कोड में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं क्या वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं कि नहीं हो रही है। तो इनका सेक्शंस जो है वो आपने ध्यान रखने हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो अगर हम कोड ऑन वेजेस की बात करें तो ऑप्शंस है इसमें आपके 11, 31, 57, 47 या फिर 51, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। कोड ऑन वेजेस में आप ध्यान रखेंगे 51 रुपए का शगुन। तो इंस्पेक्टर्स के रिगार्डिंग जो सेक्शन है आपका वेजेस वाले एक्ट में, दैट इज आंसर ऑप्शन डी 51। वेज मतलब पैसे, 51 मतलब भी पैसे, इंस्पेक्टर्स के रिगार्डिंग हम ध्यान रखने हैं, तो आंसर है आपका डी 51। और क्या इनकी पावर्स होंगी, क्या इनके हाथ में अथॉरिटी है, ये सब चीज़ें भी आपके जो सेक्शन 51 है उसी में ही लिखी गई है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चाहे अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आ जाए, चाहे उनकी पावर्स की डिस्क्रिप्शन की बात आ जाए, दोनों में ही सेक्शन 51 याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज एन एडोलेसेंट एज पर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। इस एक्ट में हम लोगों ने चाइल्ड की डेफिनेशन करी थी, एडोलेसेंट की डेफिनेशन करी थी और अडल्ट की डेफिनेशन करी थी। अगर हम बात करें इस एक्ट के रिगार्डिंग चाइल्ड की, तो चाइल्ड है जिसकी एज लेस देन 14 ईयर्स है, और जो एडोलेसेंट है उसकी एज है बिटवीन 14 to 18, और जो अडल्ट है द पर्सन हैविंग द एज मोर देन 18 ईयर्स। तो ये 3 डेफिनेशन आपने ध्यान रखनी है रिगार्डिंग दिस एक्ट। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो चाइल्ड, एडोलेसेंट या अडल्ट है, इन तीनों की डेफिनेशंस चेंज होती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्ट। यहाँ पर हम इस चाइल्ड एक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए ये डेफिनेशन याद रख रहे हैं। अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट की बात कर रहे होते तो अल्टीमेटली हम इस डेफिनेशंस को भी चेंज करते। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में आपके चाइल्ड जो था वो था जिसकी एज लेस देन 15 ईयर्स है, और एडोलेसेंट वो है जिसकी एज 15 to 18 है, और अडल्ट जिसकी मोर देन 18 है। तो ये दोनों में हल्का सा कंपैरिजन आप ध्यान रखेंगे। ये वाली है आपकी चाइल्ड एक्ट के रिगार्डिंग और ये वाली है आपकी फैक्ट्रीज एक्ट के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है चाइल्ड एक्ट का, तो लेस देन 14 ईयर्स। एडोलेसेंट की डेफिनेशन पूछी है ना आपके, तो है आपका 14 to 18 ईयर्स।
ऑप्शन बी इज द आंसर 14 to 18 ईयर्स। 15 to 18 ईयर्स होता अगर इसमें चाइल्ड एक्ट की बजाय क्या लिखा होता, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अगर लिखा होता तो, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट। और देखो जैसे ऑप्शन सी है आपका 14 to 20 ईयर्स। अब 20 ईयर्स का तो ऑप्शन आप ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 18 ईयर्स तो है ही है अडल्ट के लिए पूरे इंडिया में, चाहे वो वोटिंग एज हो, चाहे वो फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग हो, चाहे चाइल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग हो। 18 ईयर्स तो आप नॉर्मली मोस्टली ध्यान रखेंगे कि ये अडल्ट के लिए डिफाइन करने का क्राइटेरिया है। चलो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट। अच्छा, और ये भी इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो एडोलेसेंट वर्ड है ये ऐड भी किया गया है इन द रिसेंट अमेंडमेंट्स ऑफ 2016। ये पहली बार ऐड किया गया है इसमें। पहले जो आपका 1986 वाला एक्ट था उसमें ये चीज़ें डिफाइन नहीं की गई थी। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि चाइल्ड, एडोलेसेंट, अडल्ट, या कोई और चौथा ऑप्शन कि रिसेंटली अमेंडमेंट्स के दौरान कौन सी नई कैटेगरी ऐड की गई है। तो यू विल रिमेंबर एडोलेसेंट कैटेगरी। चलो नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ऐसी कमेटीज़ जो कि सरकार को एडवाइस करेंगी कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए टू प्रोहिबिट द चाइल्ड लेबर, टू प्रिवेंट द चाइल्ड लेबर। तो ये सारी एक कमेटी है, इसके बारे में देखना है। फर्स्ट पॉइंट कहता है इसका, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, तो इसको देखते हैं अभी। सेकेंड, द कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 30। अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होता है। इसमें इस क्वेश्चन में आपके कम से कम 4 फैक्ट्स हैं जो कि तैयार हो गए हैं कि चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में यस दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर अगर आ जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो ऑप्शन हो जाता है आपका गलत। इसमें मेंबर्स कितने होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है जो इसके मेंबर्स हैं कि कितने हैं ये, एक चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 30 नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। चाइल्ड लेबर कमेटी जो है उसमें नॉट एक्सीडिंग 10 मेंबर्स इज दी आंसर, तो 30 नहीं है ना। तो जो चाइल्ड है वो छोटा है अभी, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन कमेटी भी कम ही हैं, तो वो 30 नहीं है, वो 10 है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो दिस ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग। पूछा क्या है देखो हमसे, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन आपका A1 ओनली इज दी आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए, ये आप ध्यान रखेंगे। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बट मेंबर एक चेयरमैन और साथ में नॉट मोर देन 10 मेंबर्स। तो मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं आपके 11, मैक्सिमम कैन बी 11। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना, तो दोनों चीज़ों के लिए ही तैयार रहेंगे। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें मैंने एक्ट का जिक्र नहीं किया है, तो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे कि भाई चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग कोई अगर कमेटी बैठानी है तो किस एक्ट के अंडर बिठाई जाएगी, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो वो तो मतलब खुद ही आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस हो गई वो तो। नेक्स्ट, what is the minimum years of imprisonment and minimum fine for the violation of child labor prohibition and regulation amendment act 2016। अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट की गई है इसमें इम्प्रिजनमेंट का टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया गया है और जो फाइन है उसका जो अमाउंट है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो वो मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम तो चलो है ही है वो हम देखेंगे, बट मिनिमम कितनी सज़ा होगी, मिनिमम कितना फाइन होगा अगर आपने इस एक्ट को जो है वायलेट किया है। तो ऑप्शंस हैं आपके 6 months and 20,000, 3 months and 10,000, 1 year and 50,000 या फिर 3 months and 20,000। अब इन चारों ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन ठीक हो सकता है अगर आपने नहीं ध्यान से पढ़ा हुआ। तो जहाँ पर आप चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, अगर वायलेशन अगर आप करते हैं तो कम से कम आपको 6 months की पनिशमेंट होती है और कम से कम आपको 20,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर, 6 months and 20,000।
और ये सब लिखा हुआ है आपके पेनल्टीज वाले सेक्शन में। चाइल्ड में जो पेनल्टीज हैं ये है आपका सेक्शन 14, चाइल्ड की एज भी 14, पेनल्टीज वाले की सेक्शन का नंबर भी 14। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम देखें कि भाई पहले कितनी थी, अगर हम 1986 के अमेंडमेंट की बात करें, 86 के ओरिजिनल एक्ट की बात करें, तो उस टाइम पर मिनिमम इम्प्रिजनमेंट थी 3 मंथ्स की, और जो मिनिमम फाइन था वो था आपका 10,000 रुपीज़ का। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर मैक्सिमम की बात करें, इस अमेंडमेंट के बाद मैक्सिमम पनिशमेंट या मैक्सिमम फाइन कितना है? मैक्सिमम पनिशमेंट है इट कैन एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। मैक्सिमम है 2 ईयर्स, मिनिमम है 6 मंथ्स, और मैक्सिमम फाइन है आपका 50,000 और मिनिमम कितना है 20,000। तो 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स और 10,000 टू 50,000, ये है आपके मिनिमम और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन के प्रोविजंस। तो चाहे मिनिमम पूछ लिया जाए, चाहे मैक्सिमम पूछ लिया जाए, चाहे फाइन, चाहे इम्प्रिजनमेंट, तो चारों आपको पता हो, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ईजिली टैकल हो सकता है। और पेनल्टीज का सेक्शन कौन सा है? 14, चाइल्ड की एज प्लस पेनल्टीज का प्रोविजन सेम है, सेम नंबर है। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 डील्स विद चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर रिहैबिलिटेशन फंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट में एक फंड का जिक्र किया गया है, तो वो कौन से सेक्शन में जिक्र किया गया है उसका, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हैं आपके सेक्शन 14A, 14B, 14C या फिर 18। तो ये जो 14A-B-C है ना, ये तीनों के तीनों ही आपके इस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे, ये तो हमें पता है। जो 18 है वो ओरिजिनल एक्ट में भी प्रेजेंट था, तो यू कैन नेग्लेक्ट दिस ऑप्शन, बट फिर भी 3 रह गए ना अभी भी। तो ऑप्शन इसका जो आंसर है दैट इज 14B। ऑप्शन बी इज द आंसर कि एक जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो फंड है वो कौन एस्टैब्लिश करेगा, सेंट्रल, स्टेट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इट विल कॉन्स्टिट्यूट द फंड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, या फिर मोर देन 1 और 2 डिस्ट्रिक्ट का इकट्ठा ही फंड बना लिया गया, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक फंड बनेगा हर डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे जब कोई एम्प्लॉयर चाइल्ड को ऐसी जगहों पर एम्प्लॉय करता है जब उसकी एज लेस देन 14 ईयर्स है, और अगर वो ऐसा करता पाया जाता है तो उसके ऊपर जो फाइन लगेगा उस फाइन की अमाउंट जाएगी सीधे इस फंड में, और इस फंड की अमाउंट का बेसिकली यूज़ किया जाएगा टू रिहेबिलिटेट द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट जो कि किसी जगह पर इलीगली काम कर रहे थे। क्लियर है अपने को ये? तो ये फंड कौन से सेक्शन में है? 14B में है। और पैसा कहाँ से आएगा? हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। कौन इस्टेब्लिश करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सिर्फ सेंटर या स्टेट नहीं, दोनों कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी उस जगह के लिए अप्रोप्रिएट है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट, कंपनीज विद मोर देन डैश एम्प्लॉयज कंपल्सरीली हैव टू रजिस्टर अंडर एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम, कि ऐसी जो कंपनीज हैं जिनमें कम से कम कितने वर्कर्स काम करें कि उनको इस ईपीएफ स्कीम के अंडर एनरोल करवाना पड़े मैंडेटरली। तो ऑप्शंस हैं आपके 20, 10, 15 या फिर 18। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पेपरों में पहले भी आ चुका है, तो हम ध्यान रखेंगे एक ऐसी कंपनी जिसमें 20 और मोर देन 20 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि भाई वो इस ईपीएफ स्कीम में मैंडेटोरिली आए। तो ऑप्शन ए इज़ दी आंसर। लेकिन जो कि आपके लेस देन 20 एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, जो लेस देन 20 एम्प्लॉयज़ वाली कंपनीज हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि वो ईपीएफएस में आना चाहती हैं कि नहीं आना चाहती हैं। ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज़ वॉलंटरीली ऑप्ट करेंगी अगर वो इस स्कीम में एंटर करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन अगर कंपनी में 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो फिर आपको मैंडेटोरिली कंपल्सरीली रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर दिस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। क्लियर है? तो आंसर है आपका ए 20। नेक्स्ट, फॉर एवरी एम्प्लॉय इट इज़ मैंडेटरी
to contribute towards EPF and EPS if his or her wages, which is basic plus DA, are under rupees question mark, कि ऐसा एम्प्लॉई जिसकी जो सैलरी है, जो इसकी वेजेस हैं, जिसमें हम बेसिक वेज को भी काउंट कर रहे हैं और हम उसकी डियरनेस अलाउंस को भी काउंट कर रहे हैं, दैट इज महंगाई भत्ता। तो कितनी सैलरी की जो है थ्रेशोल्ड हम लोगों ने रखी है? ऑप्शंस हैं आपके 15,000 पर मंथ, 18,000 पर मंथ, 21,000 पर मंथ या फिर 10,000 पर मंथ। तो जब भी आप EPF स्कीम की बात कर रहे हैं तो आपने 20 और मोर देन एम्प्लॉय ध्यान रखना है, और आपने ध्यान रखना है 15,000 पर मंथ, कि अगर किसी पर्सन की सैलरी 15,000 या उससे कम है तो फिर उसको कंपल्सरीली ऐड होना पड़ेगा अंडर द EPF। लेकिन अगर कोई पर्सन मान लो कि मोर देन 15,000 पर मंथ सैलरी ले रहा है तो फिर उसकी मर्जी है कि भाई वो EPF स्कीम के अंडर आए कि नहीं आए, ये उसकी मर्जी है। कंपनीज की मर्जी थी जब एम्प्लॉय लेस देन 20 थे, और इंडिविजुअल की मर्जी है जब उसकी सैलरी मोर देन 15,000 है। तो दोनों कंडीशंस ही अंडर दिस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। चलो, और जो कंट्रीब्यूशन अपने को पता ही है, कंट्रीब्यूशन है अराउंड 12% बाय द एम्प्लॉय एंड 12% बाय द एम्प्लॉयर। क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन ना आए कि एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन है, सीधा क्वेश्चन आ जाए टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल में क्या हम बात करेंगे, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय दोनों को ऐड कर देंगे, तो 24% ऑफ द टोटल बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस विल गो टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड। तो चाहे एम्प्लॉय आ जाए, चाहे एम्प्लॉयर आ जाए, चाहे टोटल आ जाए, 12 और 24% ऑफ द बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंस, ये आपने ध्यान रखना है अंडर दिस EPF एक्ट। नेक्स्ट, what is the employer's contribution which is diverted to the employees pension scheme, EPS? ऑप्शंस हैं आपके 8.33, 3.67, 3.25 या फिर 6%। जैसे हमने बात करी कि जो एम्प्लॉयर है वो अपनी तरफ से किसी भी एम्प्लॉय की बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंस का 12% कंट्रीब्यूट करेगा। अब इसमें भी एक ट्रिक है, ये आपने ध्यान रखनी है कि इसमें से जो 8.33% है वो जाएगा आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम में, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, सॉरी, और जो बाकी बचा हुआ 3.67 है ये जाएगा आपका EPF में ही, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये जो EPS है ये बेसिकली है जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको हर मंथ जो पेंशन मिलेगी वो भी इसी पैसे की कंट्रीब्यूशन से मिलेगी जो एम्प्लॉयर ने यहाँ पर करी है। जो एम्प्लॉय है उसका सारा का सारा 12% का कंट्रीब्यूशन जाता है EPF में, EPS में नहीं जाता उसका कोई भी, बट एम्प्लॉयर का 8.33% जाता है आपके EPS में, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी आपको पर मंथ पेंशन मिलती रहे। क्लियर है? तो इसका आंसर है आपका 8.33। अगर आ जाता क्वेश्चन इसमें कि व्हाट इज द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन व्हिच इज डाइवर्टेड टू द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो फिर आपका ऑप्शन होता 3.67। तो ये एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम पूछी है, ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पूछा है, दोनों में हल्का सा ध्यान रखना, उसके हिसाब से ही आंसर को टिक करना। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, what is the contribution that employer has to make towards the EDLI, employees deposit linked insurance account of the employee? जैसे कि अगर मान लो कि आपने जितना भी डिपॉजिट करवाया हुआ है अपने EPF में, किसी भी वजह से वो पैसा या तो डूब जाता है या कुछ भी हो जाता है, वो बेसिकली आपने इंश्योर करवाया हुआ है, तो ये इंश्योर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके ऊपर है? एम्प्लॉयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी एम्प्लॉय के ऊपर नहीं है। उसने जितना पैसा अपना डिपॉजिट कर दिया वो उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एम्प्लॉयर कहीं से भी ला कर दे, है ना। तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पैसे को वो इंश्योर करवा के रखे। तो ये जो EDLI के टुवर्ड्स भी कुछ ना कुछ चार्जेस एम्प्लॉयर को पे करने पड़ते हैं पर मंथ। तो वो चार्जेस कितने हैं? 0.50%, 0.75%, 0.45% या फिर नन ऑफ दी अबव। अदर देन 12%, 0.5% कटते हैं आपके इस चीज़ के, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के,
और 0.5% ही कटते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस टू मेंटेन द अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चाहे आपका EDLI अकाउंट आ जाए, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आ जाए, दोनों की ही सेम रेट है 0.50%। क्लियर है? तो आंसर इज ए। 0.50 ऑफ द कंट्रीब्यूशन, जो भी उसने कंट्रीब्यूशन किया है बेसिकली उसी का 0.50% और जो है आपको इसके लिए भी पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाएगी 0.50% ऑफ टोटल वेज आपने डिपॉजिट करवाना है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो 0.50% ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, which section of the EPF Act 1952 deals with the constitution of industrial tribunals and appointment of the inspectors respectively? तो ये ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोगों ने कोड ऑन वेजेस में ध्यान रखा है इंस्पेक्टर, वेजेस पैसा, और 51 वो सेक्शन हमें याद हो गया है, वैसे ही इंस्पेक्टर्स के रिगार्डिंग एक और सेक्शन आप ध्यान रखेंगे जिसमें हम EPF एक्ट की बात कर रहे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों ने एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स की भी कॉन्स्टिट्यूशन करी थी कि अगर आपको कोई भी परेशानी है रिगार्डिंग दिस एक्ट या फिर रिगार्डिंग एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो आप अपनी ग्रीवांसेस को लेकर जा सकते हैं टुवर्ड्स दीज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। तो ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है। तो जो इंस्पेक्टर्स वाला है ये आप ध्यान रखेंगे सेक्शन 13। ये तो आपने ध्यान रखना ही रखना है कि 13 इज कंसिडर्ड टू बी आप कह लो कि बैड नंबर, कंसिडर टू बी है या नहीं वो बात की बात है। तो जो इंस्पेक्टर्स हैं मॉनिटर करने के लिए आते हैं, रेगुलेट करने के लिए आते हैं, तो हल्का सा ये कि अब एम्प्लॉयर को कुछ ना कुछ परेशानी झेलने को मिलेगी, सारे रिकॉर्ड्स उनको लाकर देने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो EPF एक्ट में सेक्शन 13 इज रिगार्डिंग दी इंस्पेक्टर्स। अब क्वेश्चन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, क्योंकि सेक्शन 13 से भी आपके सिर्फ 2 ऑप्शन से नेग्लेक्ट हो रहे हैं आपके, रिस्पेक्टिवली पूछा है तो रिस्पेक्टिवली सेक्शन 13 आपके इंस्पेक्टर्स वाला है। जो ट्रिब्यूनल्स वाला है अब आपका सेक्शन 7A और सेक्शन 7D बचता है। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग जो चीज़ है वो है सेक्शन 7D। ये इंपॉर्टेंट है 7D और 7I कि हम जा रहे हैं टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। पहली बात तो ये है कि 7D में ये बताया गया है कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स को हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन अगर इस ट्रिब्यूनल के किसी भी डिसीजन से आप खुश नहीं हैं तो इसके अगेंस्ट भी आप अपील कर सकते हैं, है ना। तो वो किस सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 7I। 7D और 7I आप इकट्ठे ही याद रखेंगे EPF एक्ट के अंडर, कि एक में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स को बनाने की बात की गई है और एक में इनके डिसीजन के खिलाफ जो अपील है उसकी बात की गई है। और सेक्शन 13 तो हम लोगों ने देख ही लिया, ये थोड़ा सा बैड नंबर रिगार्डिंग द इंस्पेक्टर्स, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी होती है एम्प्लॉयर को जब भी ये लोग चेकिंग वगैरह करने आते हैं। याद करने के पर्सपेक्टिव से हम ध्यान रख रहे हैं बस। नेक्स्ट, विच सेक्शन डिफाइंस द टर्म फैक्ट्री इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948? देखो, जो भी कोई एक्ट होता है ना जो पर्टिकुलर उसी चीज़ पर बेस्ड होता है, अब फैक्ट्रीज एक्ट है, इसमें फैक्ट्री की डेफिनेशन कहीं ना कहीं तो लिखी ही होगी, तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर डेफिनेशन का कौन सा सेक्शन है वो ज़रूरी नहीं आप याद करें, बट जो मेन है कि फैक्ट्रीज एक्ट में आपको फैक्ट्री की डेफिनेशन तो पता होनी ही चाहिए, इसके लिए तो कोई और एक्सक्यूज़ नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शंस हैं आपके सेक्शन 2M, सेक्शन 3M, सेक्शन 2N या फिर सेक्शन 4। ये हमने जब ये एक्ट किया था तभी मैंने आपको डिस्कस करा था कि फैक्ट्री का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 2M। ये इंपॉर्टेंट है। जो सेक्शन 2N था आपका दैट वाज रिगार्डिंग द ऑक्यूपायर, जिसके पास सारी पावर्स हैं टू रन एनी एस्टैब्लिशमेंट और टू रन एनी कंपनी। तो ये तो ऑक्यूपायर वाला है, ये बात की बात है। क्वेश्चन है आपका फैक्ट्री के रिगार्डिंग ना, तो सेक्शन 2M ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं बट विद द एड ऑफ द पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर ऐसी कोई इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता है और वहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं तो दैट एस्टैब्लिशमेंट वुड बी द फैक्ट्री। और अगर कहीं पर
विदाउट द एड ऑफ द पावर है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती है, तो उसमें जो नंबर है एम्प्लॉयज़ का वो होना चाहिए 20 या फिर मोर देन 20 वर्कर्स इन द एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। पिछले 12 महीनों में अगर 20 या उससे ज़्यादा लोग आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपके यहाँ पर पावर का या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता है, तो योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, योर एस्टैब्लिशमेंट वुड बी इंक्लूडेड अंडर द टर्म फैक्ट्री अंडर सेक्शन 2M। तो ये आपने ध्यान रखना है फैक्ट्रीज एक्ट के रिगार्डिंग। हमने जब कल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला एक्ट किया था तो उसमें कुछ और थी, इसमें 10 या 20 की बजाय, है ना, तो वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फैक्ट्रीज एक्ट वाला इसमें चेंज नहीं किया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि लिखा गया है स्पेशली फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो जो इस एक्ट में ओरिजिनली लिखा हुआ था उसी के अनुसार आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम आवर्स दैट एन अडल्ट कैन बी इज अलाउड टू वर्क इन अ वीक इन अ फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। कोई भी अडल्ट विच इज मोर देन 18 ईयर्स एक हफ्ते में कितना काम कर सकता है, कितने घंटे मैक्सिमम काम कर सकता है, ये भी लिमिट डिफाइन की गई है अंडर दिस फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ऑप्शंस हैं आपके 36 आवर्स, 58 आवर्स, 48 आवर्स या फिर 54 आवर्स। तो ऑप्शन आप देखें तो हल्का सा आपको पता लगेगा कि जो ये वीक है, हमने ये भी देखा था कि हर एक एम्प्लॉय को एक वीक में एक हॉलिडे तो कम से कम मिलनी ही चाहिए। तो एक हॉलिडे है तो दिन कितने बचे आपके पास? 6। तो अगर आप एक दिन में अराउंड 8 आवर्स काम करते हैं ना, तो फिर आपकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी हल्की सी डाउन हो जाती है। आप लगातार 9-10 घंटे काम नहीं कर सकते। आप एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, बट लगातार ऐसा करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 8 आवर्स जो है वो एफिशिएंट वर्क के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो अगर 8 × 6 48 आवर्स, तो एक हफ्ते में कोई भी जो एम्प्लॉई है वो मैक्सिमम 48 आवर्स तक काम कर सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट और अलग एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं से हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम डेली आवर लिमिट फॉर एन अडल्ट टू वर्क इन अ फैक्ट्री, कि एक दिन में वो मैक्सिमम कितना काम कर सकता है। ये तो हमने पूरी वीक की देखी थी 48 आवर्स। अब एक डेली की भी लिमिट इन लोगों ने डिफाइन की हुई है कि मान लो आपने कुछ ज़रूरी काम दे दिया है एम्प्लॉय को और वो आज ही ख़त्म करना है, तो मे भी वो ओवर टाइम करना चाहे, तो फिर उसके लिए भी एक लिमिट डिसाइड कर दी गई है कि ऐसा नहीं आपको आपकी उसको लगातार 15 या 20 आवर्स काम करवाते रहो क्योंकि इमरजेंसी है। तो ऐसा नहीं है, डेली की भी लिमिट डिफाइन की गई है। ऑप्शंस हैं आपके 9 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स या फिर नन ऑफ दी अबव। और ये भी आपका है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के ही रिगार्डिंग। तो अडल्ट के लिए मैक्सिमम डेली आवर लिमिट है आपकी ए ऑप्शन 9 आवर्स, नॉट मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे। ये इंपॉर्टेंट है। वीकली लिमिट 48 आवर्स, डेली लिमिट 9 आवर्स, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अब अगर देखो डेली आवर एक दिन में उसने 9 आवर्स काम कर लिया, तो अगले दिन 48 आवर्स को कंपनसेट करने के लिए वो सिर्फ 7 आवर्स भी काम करेगा तो भी उसकी वेजेस नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रोविजंस हैं आपके सारे के सारे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन शेल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट। अब देखो इसमें एनी वुमेन लिखा हुआ है, इसमें ना तो कमिश्निंग मदर का जिक्र है ना ही अडॉप्टिंग मदर का जिक्र है। तो आप बेसिकली इसमें वो लिमिट लेंगे जो कि एक नॉर्मल वुमेन के रिगार्डिंग है। अगर कुछ भी नहीं दिया होता ना तो आप नॉर्मल वुमेन के हिसाब से ही क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ऑप्शन है आपके 12 वीक्स, 24 वीक्स, 26 वीक या फिर 36 वीक। हमें पता है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 था, ओरिजिनल एक्ट में जो लिमिट थी दैट वाज 12 वीक्स फॉर एनी मदर, और जो भी अमेंडमेंट होके 2017 में एक्ट आया है इसमें इसको बढ़ा दिया गया है टू 26 वीक्स। ये हमने पहले भी देखा है अभी, 26 वीक्स फॉर एनी वुमेन एंड 12 वीक्स फॉर कमिश्निंग मदर एंड अडॉप्टिंग मदर, जो कि लेस देन 3 मंथ्स के किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है आपका इसमें ए विच इज आंसर।
सॉरी एनी वुमेन है ना, तो 26 वीक्स, सॉरी सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। और 6 वीक्स में से भी जो ये है 8 वीक्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ हर डिलीवरी, कि वो अपनी डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेट से 8 हफ्ते पहले जो है छुट्टियां ले सकती है और उन छुट्टियों के उसको पैसे मिलेंगे, दोज विल बी द पेड लीव्स। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से कितने हफ्ते पहले छुट्टी ली जा सकती है, दैट इज 8 वीक्स। मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 का जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें ये 8 वीक नहीं था, उसमें ये 6 वीक्स था, तो इसको भी बढ़ा दिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी कमिशनिंग मदर शेल बी एंटाइटल्ड टू मटर्निटी बेनिफिट। अब पहले नॉर्मल विमेन का क्वेश्चन आया था, अब कमिशनिंग मदर का भी आ सकता है, हम डिस्कस करके अभी हटे ही हैं। ऑप्शंस आपके 12 वीक्स, 24 वीक्स, 26 वीक्स या फिर नन ऑफ दी अबव। तो कमिशनिंग प्लस अडॉप्टिंग मदर्स शुड हैव दी एटलीस्ट 12 वीक्स ऑफ द मटर्निटी बेनिफिट, एटलीस्ट नहीं एट मोस्ट। तो ये ध्यान रखेंगे 12 वीक्स की जो है एक लिमिट है बेसिकली, एटलीस्ट या एट मोस्ट अभी हम नहीं लगाते हैं, ये लिमिट है बेसिकली क्योंकि एक्ट में लिखी हुई है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, every establishment having 50 or more employees shall have the facility of crèche and employer shall allow how many visits a day to the crèche by the women। क्वेश्चन एक ये बन सकता है इसमें कि मटर्निटी बेनिफिट एक्ट अमेंडमेंट के बाद कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए कि एम्प्लॉयर को वहाँ पर क्रेच फैसिलिटी बनानी ही पड़े, तो वो नंबर है आपका 50, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक दिन में जो विमेन है वो कितने विजिट्स लगा सकती है टू दी क्रेचेस, ये क्वेश्चन है आपका। तो कितनी बार विजिट कर सकती है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स। तो दिन में जो है अगर वो 8 घंटे काम कर रही है तो हर 2 घंटे के बाद अपने बच्चे को जाकर वो देख सकती है कि क्या वो ठीक ठाक बैठा है, ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो इसका आंसर है आपका, अगर 8 आवर्स काम कर रही है तो टोटल कितने ब्रेक्स हो गए बीच में, 4 आवर्स, 4 ब्रेक्स हो गए हर 2 घंटे के बाद। तो सोल्यूशन इज द ए, आंसर इज ए। और ये जो क्रेच फैसिलिटी वाला सेक्शन है वो रिसेंटली ऐड किया गया है अमेंडमेंट एक्ट में, विच इज अंडर सेक्शन 11A। अब क्योंकि ये नया ऐड किया गया है तो सेक्शन का कौन सा नंबर है ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्रेच फैसिलिटी कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए कम से कम, कौन सा सेक्शन है और कितनी विजिट्स अलाउड हैं, ये 3 क्वेश्चन आपके इसमें से बनते हैं। चलो नेक्स्ट करेंगे, व्हाट डज द वेजेस इंक्लूड एज पर द कोड ऑन वेजेस एक्ट 2020। हम बार बार बोलते हैं मिनिमम वेज, मिनिमम फ्लोर वेज, तो इसमें जो वेज वर्ड है उसका मतलब क्या है? सैलरी का काउंट होती है इसमें, ट्रैवलिंग अलाउंस का काउंट होता है या फिर बोनस? वेज का मतलब क्या है? ऑप्शंस हैं आपके 1 and 2 ओनली, 1 ओनली, 1 and 3 ओनली या फिर 2 and 3 ओनली। कौन सा इंक्लूड होता है ये पूछा है हमसे। देखो सैलरी तो होगी ही होगी, क्योंकि वेज मतलब कितना इनकम जनरेट हो रहा है, सैलरी की हम बात कर ही सकते हैं। तो ऑप्शन ए तो आंसर है ही है, बट ये 3 में है तब भी क्वेश्चन का आंसर निकल कर नहीं आ रहा है। जो बोनस है, देखो बोनस का तो बेसिकली मतलब होता है अगर एम्प्लॉयर को प्रॉफिट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा तो इस एम्प्लॉयर तो वो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बिटवीन द एम्प्लॉयज़, लेकिन ऐसा मैंडेटरी भी नहीं है ना। तो मैंडेटरी जब नहीं है तो आप वेजेस में इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो प्रॉफिट पर डिपेंडेंट है। तो जो बोनस वाला है ये आपका चीज़ हो जाती है नेग्लेक्ट। तो ऑप्शन 3 निकल गया आपका, फिर भी 2 ऑप्शंस रहते हैं, अभी भी आंसर नहीं आ रहा है। तो आपने सिंपल ध्यान रखना है जो वेजेस हैं उसमें आपकी सैलरीज आती हैं, अलाउंसेस नॉर्मल वाले आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका डीए या फिर आपका हाउसिंग रेंट अलाउंस ये आते हैं, बट जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है ना वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द टर्म वेजेस अंडर दिस कोड ऑन वेजेस एक्ट 2020। तो इसका जो आंसर है आपका दैट इज ए ओनली, सैलरी इज द आंसर, 1 ओनली इज द आंसर, ऑप्शन बी। ये हम ध्यान रखेंगे। और जो वेजेस हैं दे शुड बी पेड इन दी मॉनेटरी टर्म्स, पैसे की फॉर्म में मिलनी चाहिए, ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है आफ्टर दिस एक्ट।
नेक्स्ट, according to the Code on Wages Act 2020, what is the maximum limit of the deductions from the employee's total wage? कि कोई भी मान लो ऐसा कोई काम हो गया है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एम्प्लॉय की सैलरी को डिडक्ट किया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर। रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो मैक्सिमम जो डिडक्शंस हैं वो कितनी की जा सकती हैं बाय द एम्प्लॉयर। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय को जो वेजेस हैं वो 10,000 रुपीज़ मिलती हैं पर मंथ के हिसाब से और डिडक्शंस कर ली गई 20,000 की, तो मतलब इसका मतलब निकल कर सामने आता है कि 10,000 एम्प्लॉय को पे करना पड़ रहा है एम्प्लॉयर को। तो ये तो चीज़ उल्टी हो गई। तो ऐसा ना हो कि मतलब इलीगली कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय की जो वेजेस हैं उनको डिडक्ट ना कर ले, उसके लिए भी एक लिमिट सेट कर दी गई है बाय द गवर्नमेंट। लिमिट कितनी है? ऑप्शंस हैं आपके 50% ऑफ द टोटल वेज, 75% ऑफ टोटल वेज, 33% या फिर 25%। तो मैक्सिमम जो डिडक्शंस हो सकती हैं दे शुड बी ओनली 50% ऑफ द एम्प्लॉयज टोटल वेज। ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इज द आंसर। अब देखो जो ग्राउंड्स हैं वो क्या थे, हमने डिस्कस भी किया था। फाइन कोई लग गया है, वो ड्यूटी से एब्सेंट है, या फिर एम्प्लॉयर ने उसको रहने के लिए घर दिया हुआ है तो उसके पैसे बेसिकली कट रहे हैं, और या फिर पहले से ही एम्प्लॉय को उसने पैसे दिए हुए थे वो उसको रिकवर कर रहा है, तभी वो उसकी सैलरी में से कुछ ना कुछ हर महीने उसको काट कर देता है। तो ये सारी जो ग्राउंड्स हैं, अगर इन बेसिस पर एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट हो रही है तो वो लीगल है, और साथ में लिमिट भी है कि 50% से ज़्यादा उसकी सैलरी डिडक्ट नहीं हो सकती। दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट। तो क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है। नेक्स्ट, हु हैज़ द पावर टू अमेंड द शेड्यूल इन द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016? कि जो शेड्यूल्स में चीज़ें लिखी हुई हैं, किस एस्टैब्लिशमेंट पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, किस फैक्ट्री पर ये इम्प्लीमेंट होगी, क्या क्या पूरी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, ये सब जो चीज़ें हैं ये अमेंड करने की जो पावर है वो किसके पास है अंडर दिस चाइल्ड एक्ट? ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी बोथ ऑफ दी अबव, एंड डी नॉट स्पेसिफाइड इन दी एक्ट, कि ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि यही ही इसको अमेंड कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है आपका ये वाला। तो किसी भी इस एक्ट में, चाइल्ड एक्ट में, किसी भी शेड्यूल को अमेंड करने की पावर है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि कोई भी जो चीज़ें हैं वो मॉडिफाई की जा सके अंडर दिस एक्ट, बट उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 मंथ्स का जो नोटिस पीरियड है वो फॉलो करना पड़ेगा। कि अमेंडमेंट हो जाएगी एक्ट में, हर शेड्यूल में अमेंडमेंट हो जाएगी, बट 3 मंथ्स नोटिस इज मैंडेटरी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इजीली कि कितने मंथ का नोटिस चाहिए होता है टू अमेंड दी शेड्यूल अंडर दिस चाइल्ड एक्ट। तो ये इसका आंसर भी आपको पता है 3 मंथ्स। नेक्स्ट, हु विल सॉल्व, ठीक कर लेंगे स्पेलिंग, हु विल सॉल्व द डिस्प्यूट्स एज टू एज बिटवीन एन ऑक्यूपायर एंड द इंस्पेक्टर अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016? कि इस एक्ट के अंडर कोई कहता है कि ये पर्सन जो है वो चाइल्ड है, कोई कहता है वो चाइल्ड नहीं है क्योंकि उसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है ना। तो इस पूरी दुविधा से उलझने के लिए कोई ना कोई पर्सन ऐसा होना चाहिए जो इसको सॉल्व कर सके। कि ऑक्यूपायर कह रहा है, जिसने पर्सन को एम्प्लॉय किया है, कि इसकी जो एज है वो मोर देन 14 ईयर्स है, लेकिन जो इंस्पेक्टर आया है वो ये कहता है कि नहीं, इसकी तो एज 14 ईयर से कम है। तो अब ये डिसीजन कौन लेगा कि इस बच्चे की एक्चुअल एज क्या है ना। तो ये क्वेश्चन आता है, किसके पास ये पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बी हाई कोर्ट ऑफ द रेलेवेंट स्टेट ओनली, फिर है प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली एज का पता लगाना इज अ काइंड ऑफ मेडिकल इशू। तो इसीलिए एक सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है रिगार्डिंग द एज ऑफ एनी चाइल्ड, तो वो सॉल्व करेगा आपका एनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी, जिसको सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपके पास केसेस अगर आएंगे तो आपके पास की पावर है कि आप बच्चे की एज का पता लगा सके। क्लियर है? तो आंसर इज दी सी ऑप्शन। और ये कौन से सेक्शन में है? दैट इज इन दी सेक्शन 10। सेक्शन का नाम नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इसका नंबर याद रखने की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये।
बट ये याद रख लेना कि भाई ये कौन सॉल्व करेगा, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी। नेक्स्ट, what is the maximum period entitled to maternity benefit by a woman having 2 or more than 2 surviving children? क्वेश्चन कहता है कि एक विमेन जिसके ऑलरेडी 2 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको कितने हफ्तों की मटर्निटी लीव्स मिलेंगी, क्योंकि जो आपकी 26 वीक्स की लीव्स थी वो सिर्फ और सिर्फ पहले 2 बच्चों के लिए हैं, 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस के लिए। लेकिन अगर आपके पास 2 या मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं तो फिर आपको कितने हफ्तों की मटर्निटी लीव मिलेगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके 26 वीक्स, 12 वीक्स, 18 वीक्स या फिर 24 वीक्स। तो नॉर्मल वीमेन की हम बात करें, नॉर्मल वीमेन की लेस देन मतलब 2 या लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए था 26 वीक्स, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हैं, मोर देन 2 हैं, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 12 वीक्स की ही मटर्निटी लीव मिलेगी, जितनी कमीशनिंग मदर और अडॉप्टिंग मदर को मिलती थी। तो ये ध्यान रखेंगे। तो दैट इज आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मटर्निटी लीव्स हैं वो कितने सर्वाइविंग चिल्ड्रन के ऊपर मिलती हैं, 26 वीक्स 2 चिल्ड्रन और 12 वीक्स मोर देन 2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट, what is the original and latest amount of medical bonus that an employer should give to women if no prenatal confinement and postnatal care is provided for by the employer free of charge? कि अगर कोई भी प्रीनेटल मतलब बर्थ से पहले डिलीवरी के टाइम और पोस्टनेटल आफ्टर डिलीवरी अगर कोई भी जो केयर है वो एम्प्लॉयर की तरह प्रोवाइड नहीं की गई है तो कितने अमाउंट का मेडिकल बोनस उसको विमेन को देना पड़ेगा। तो ओरिजिनल एक्ट में इसका जो अमाउंट था वो कुछ और था, अभी जो नया एक्ट आया है उसमें कुछ और है। तो ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी और लेटेस्ट कितनी है, ये क्वेश्चन है, रिस्पेक्टिवली पूछा है ना। तो ओरिजिनल में ₹25, लेटेस्ट में 3000, ओरिजिनल में 25, लेटेस्ट में 3500, 35 एंड 4000 या फिर ₹40 या फिर ₹4500। तो अगर आपको एक भी पता है कि लेटेस्ट वाली जो अमाउंट है वो कितनी है, तब भी आपका ये जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो सकता है। और जो ओरिजिनल है वो भी अगर पता होगी तो ऑप्शन तो फिर आपको आंसर पता लग ही जाएगा। तो जिसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, 25 एंड 3500। ओरिजिनल एक्ट मतलब मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 में लिखा था कि ₹25 वुड बी गिवन बाय द एम्प्लॉयर। अब 1961 में 25 रुपीज़ बहुत होते थे, अब लेकिन लेटेस्ट है दैट इज 3500। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। तो ओरिजिनल आ जाए चाहे लेटेस्ट आ जाए, आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ भी ना लिखा है कि लेटेस्ट या ओरिजिनल, तो सिंपल आपने लेटेस्ट वाला ही ध्यान रखना है। कि अगर कुछ भी चीज़ नहीं लिखी हुई तो ऑब्वियसली और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, लेटेस्ट ही ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट रेट फॉर द 2020 और 2021 ईयर। देखो ये बेसिकली जो है ना कि प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा किसी पर्सन को, ये डिसाइड करता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है आफ्टर हैविंग कंसल्टेशन विद द एडवाइजरी बोर्ड्स ऑब्वियसली, बट ये हर एक साल के लिए अलग अलग होता है। तो ये अभी रिसेंटली इसको डिफाइन किया गया था कि 2020 और 2021 पीरियड के लिए ये कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किसी भी पर्सन को दे रहा था। तो ऑप्शंस हैं आपके 8.65%, 8.55, 8.45 या फिर 8.50। अब देखो अगर आपको 8% तक का याद था तब भी आप चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन नेगलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत साथ साथ के ऑप्शंस हैं, ऐसे ऑप्शंस में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ऐसे प्रोविजंस को हम लोग ढंग से याद करके जाते हैं। तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है इस ईपीएफ के रिगार्डिंग 2020-2021 ईयर के लिए, ये ईयर भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर ईयर लिखा होता 2018 या 19 तो इसके लिए कोई और रेट होता। तो जो ईयर पूछा गया है वही आपने ध्यान रखना है, बिकॉज लेटेस्ट यही वाला ईयर पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर है आपका 8.50 ऑप्शन डी, ये इंपॉर्टेंट है। It is decided by the government, yes, with the consultation of Central Board of Trustees of the EPFO.
ये इंपॉर्टेंट है, CBT सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द EPFO से कंसल्ट करने के बाद ही इस रेट को डिसाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कंसल्टेशन किससे की जाती है, RBI से की जाती है, आपका EPFO से की जाती है, या फिर किसी बैंक से की जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से कंसल्ट करने के बाद डिसाइड किया जाता है। और अभी कितना है ये 8.5%, 8.50% पर एनम। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशंस EPF कैन बी कंप्लीटली विड्रॉन, कि EPF में जो भी पैसा आपने सबमिट करवाया है स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी, जब से आप काम करने लगे हैं, वो पैसा आप कंप्लीटली कब निकाल सकते हैं। कंडीशंस दी हुई हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल रिटायर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, जो रिटायर आप हो गए तो फिर आप इसका पैसा निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली इसका मकसद ही ये था कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक कॉर्पस अमाउंट मिल जाए, काफ़ी इकट्ठा पैसा मिल जाए। सेकेंड, व्हेन एन इंडिविजुअल रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर, कि आप कहीं पर काम करते थे बट आप 2 साल से अब वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, तब आप EPF में जमा सारा पैसा निकाल सकते हैं। बट आप ये सोचो कि 2 साल इज़ अ वेरी ह्यूज टाइम, आप अनएम्प्लॉयड भी हो गए, साथ में 2 साल के लिए अपना EPF का पैसा भी नहीं निकाल सकते। तो मतलब इसमें जो हैरेसमेंट है वो किसकी है, एम्प्लॉय की ही है जो काम नहीं कर रहा है अब। तो ये टाइमलाइन जो है वो हल्की सी हमें दिक्कत दे रही है कि 2 years नहीं हो सकता। तो 2 years ये है भी नहीं, कितना है ये है आपका 2 months, कि अगर आप 2 months से अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं तो फिर आप EPF का जो सारा कंट्रीब्यूशन है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और देखो पूछा क्या है हमसे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये भी आपने ध्यान से पढ़ना है, पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो 1 करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन B 2 ओनली, इट इज ओनली द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 इज राइट, स्टेटमेंट 1 इज राइट। चलो, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 2 कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी जरूरी हैं अगर आपको आपके EPF का सारा पैसा निकालना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर द चाइल्ड वर्किंग इन अ फैक्ट्री। हमने पहले अडल्ट की बात करी थी कि अडल्ट जो है वो वीकली 48 आवर्स मैक्सिमम काम कर सकता है और डेली 9 आवर्स की लिमिट थी। लेकिन अब हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो चाइल्ड की रिगार्डिंग कितनी मैक्सिमम लिमिट है वर्किंग आवर्स की। ऑप्शन A 6 आवर्स, ऑप्शन B 5.5 आवर्स, C 4.5 आवर्स, या फिर 5 आवर्स। कितने घंटे मैक्सिमम कोई जो चाइल्ड है वो काम कर सकता है। तो ऑप्शन C इज द आंसर, 4.5 आवर्स। 4.5 घंटे आप ध्यान रखेंगे, जो कोई भी अडल्ट है वो 9 आवर्स, तो उसका जो आधा है वो चाइल्ड के रिगार्डिंग है। और वो भी सुबह फिर जो आपका पूरा दिन का काम मिलाकर हम बात करें 24 आवर्स में, चाहे डे है चाहे नाइट है, हम अलग अलग बात नहीं कर रहे। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो चाइल्ड है वो मोर देन 4.5 आवर्स इन एनी डे या ड्यूरिंग एनी नाइट से ज़्यादा काम नहीं करेगा, अदरवाइज दैट इज द पनिशमेंट, दैट इज अ पनिशेबल प्रोविजन। अडल्ट के लिए 9 आवर्स, चाइल्ड के लिए 4.5 आवर्स डेली के। नेक्स्ट, हु हैज़ द पावर टू अप्लाई द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 to certain premises and specify the dangerous operations, कि ये फैक्ट्रीज एक्ट किस प्रेमाइसिस पर लगेगा, किस फैक्ट्री पर लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर कोई भी ऑपरेशन डेंजरस है या नहीं है, ये स्पेसिफाई कौन करेगा। ये लिखा हुआ है आपके फैक्ट्रीज एक्ट में। ऑप्शंस हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, या फिर मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। अब ये जो पावर्स हैं कि ये एक्ट किसी भी फैक्ट्री पर लगेगा या नहीं लगेगा, ये पावर्स हैं आपकी विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। इट इज़ विद द स्टेट गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि देखो, वैसे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें ना तो हमें लगेगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही हैं। बट ये फैक्ट्रीज जो है ना वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग एम्प्लॉयर्स के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं। तो बेसिकली हर एक स्टेट की अलग कोई ना कोई कहानी है, अलग अलग कोई ना कोई कंडीशंस हैं। तो ये पावर भी स्टेट गवर्नमेंट्स को ही दे दी गई थी कि ये जो एक्ट है वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, या फिर डेंजरस ऑपरेशन कौन कौन से हैं।
एक जो एरिया है वहाँ पर माइनिंग कैन नॉट बी द डेंजरस क्योंकि स्टेबल एरिया है, बट अगर माउंटेन्स की बात करो तो वहाँ पर माइनिंग इज़ अ वेरी रिस्की ऑपरेशन। तो ये रिस्की ऑपरेशन है या नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इतना ज़्यादा नहीं रख पाती डेटा इसका, इसलिए पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये पावर्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बी, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हु विल अंडरटेक द सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वेज फॉर द फैक्ट्रीज, कि कौन सी फैक्ट्री अच्छी तरीके से काम कर रही है, वहाँ पर वर्कर्स के काम करने के लिए कंडीशंस अच्छी हैं, ये सर्वे होता है। सर्वे कौन करता है, क्वेश्चन ये है। ऑप्शंस है आपके, द ऑक्यूपायर विच इज हैविंग द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द कंपनी, इट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द कंपनी। सेकेंड, बी मैनेजर, सी द चीफ इंस्पेक्टर, या फिर डी द सेफ्टी ऑफिसर। अब चारों ही ऑप्शन बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मा था वो है आपके इंस्पेक्टर्स के ऊपर। ये जो फैक्ट्री एक्ट है ये ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको मॉनिटर करना, इसको रेगुलेट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्पेक्टर्स। तो ये सर्वे भी कौन करेगा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे वाला, द चीफ इंस्पेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो द ऑक्यूपायर एंड द मैनेजर ये भी तो आपके इस फैक्ट्री के मेंबर ही हैं, ये क्यों ऐसा अपना डिसीजन देंगे कि हमारे यहाँ पर अच्छी कंडीशंस नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। द सेफ्टी ऑफिसर ये भी जो है ये बेसिकली जो कंपनीज़ हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ये खुद ही अपॉइंट करती हैं अपने आप में से ही, तो ये भी मेंबर है उसका, तो ये भी क्यों ही ढंग से सर्वे कर पाएगा। तो जो चीफ इंस्पेक्टर हैं ये इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर्स हैं, इनके ऊपर कोई फैक्ट्री का रूल नहीं इम्प्लीमेंट होता, इसीलिए इनका जो सर्वे होगा वो थोड़ा सा अच्छा होगा। तो आंसर इज सी, द चीफ इंस्पेक्टर। नेक्स्ट, विच सेक्शन डील्स विद द क्रेच फैसिलिटी प्रोविजंस अंडर मटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। हमने देखा था क्रेच फैसिलिटी कहाँ बनेगी, जहाँ पर 50 और मोर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और कोई भी लेडी एक दिन में 4 विजिट्स वहाँ पर लगा सकती है, ये हमने भी देखा था। अब ये पूछ रहा है कि जो क्रेच फैसिलिटी है वो रिसेंटली ऐड की गई है, ये बताओ कौन से सेक्शन में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नया ऐड हुआ है तो फिर हमें इसका आंसर पता होना चाहिए। सेक्शन 10A, सेक्शन 11A, सेक्शन 9 या फिर सेक्शन 12A। अब देखो कोई भी अगर नया सेक्शन इंसर्ट होता है तो हल्का सा आइडिया आपको दे देती हूँ मैं कि उसमें ABCD हल्का सा लिखा होता है, क्योंकि पहले 1 2 3 लिखा था, अब कुछ चेंज किया गया है तो नया सेक्शन ऐड करने की बजाय उन लोगों ने 1 के आगे 1A ऐड कर दिया, 2 के आगे 2A 2B ऐसे ऐड कर दिया। तो अगर अगर ABCD लिखा है तो इसका मतलब अमेंडमेंट के बाद ऐड किए गए, जनरली ट्रेंड माना जाता है। तो जहाँ पर ABCD नहीं है आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आइडिया है तो फिर ये ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बट अगर आइडिया नहीं है तो हमने देखा है दिस आंसर इज सेक्शन 11A। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आंसर इज बी। ये नया सेक्शन ऐड किया गया है, 4 विजिट्स हैं, 50 और मोर एम्प्लॉयज़ हैं, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट, who has the power to exempt establishment from the implementation of the Maternity Benefit Act 1961। किसके पास ये पावर है कि इस इस्टेब्लिशमेंट में, इस फैक्ट्री में इस मटर्निटी बेनिफिट एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। जैसे फैक्ट्रीज वाले में था उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर थी, ऐसे ही ये वाला एक्ट है जिसमें पावर किसके पास है। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स थे, इसमें है आपका आंसर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अंडर सेक्शन 26 द पावर टू एग्जेम्प्ट एस्टैब्लिशमेंट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो कि स्पेसिफाई की गई है कि इसके पास पावर है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट करने के लिए कि ये मटर्निटी बेनिफिट एक्ट के अंडर नहीं आता। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, इसमें है आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हु विल नोटिफाई द मिनिमम वेजेस फॉर द वर्कर्स। हमने पहले किया था कि फ्लोर वेज कौन नोटिफाई करेगा, दैट वाज सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली।
अब मिनिमम वेज की हम बात कर रहे हैं, दोनों में हमने डिफरेंस भी देखा था, दोनों में हम लोगों ने सिमिलैरिटीज भी देखी थी। ऑप्शन है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, बी स्टेट गवर्नमेंट ओनली, या फिर बोथ ऑफ दी अबव, सेंटर भी और स्टेट भी, और डी या फिर एम्प्लॉयर, कि जिसने एम्प्लॉय किया है लोगों को वो ही बताएगा मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए। तो फ्लोर वेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिमम वेज के लिए दोनों। हमने देखा भी था ना कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टोपोग्राफी के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से मिनिमम वेजेस को डिफाइन किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। दिस विल बी बेस्ड ऑन टाइम एंड और नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड, है ना। तो ये भी हल्का सा इसमें एक क्राइटेरिया है मिनिमम वेज को डिक्लेयर करने का। नेक्स्ट, इन केस एम्प्लॉइज वर्क इन एक्सेस ऑफ अ नॉर्मल वर्किंग डे, ओवर टाइम करता है, दे विल बी एंटाइटल्ड टू द ओवर टाइम वेज ऑब्वियसली, विच मस्ट बी एटलीस्ट द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। नॉर्मल वेज अगर आपकी ₹100 है पर डे की, तो अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। हम 100 पर डे नहीं, 100 पर आवर लिख लेते हैं, और आपने 2 आवर्स का ओवर टाइम किया है, तो फिर आपको कितने पैसे मिलेंगे। दैट शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, या फिर 1.75 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। तो हमने देखा था कि अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं 1 घंटे का भी, तो जो आपकी नॉर्मल घंटे की वेज है उससे आपको कम से कम ट्वाइस जो अमाउंट है वो मिलनी चाहिए अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो, है ना। तो इसका आंसर है आपका 2 टाइम्स। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है कि ओवर टाइम के लिए कितने मैक्सिमम कितने टाइम्स आपको वेजेस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी है टू द एम्प्लॉइज। तो ट्वाइस आ जाए चाहे 2 टाइम्स आ जाए, एक ही बात है, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, wages can be paid to the employees in coins, currency notes या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। देखो हल्का सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है कॉइन्स में कि भाई सिक्कों में अब पैसे देना, अगर किसी को 10,000 रुपीज़ देने हैं और आप 10-10 के सिक्के उसको दें, तो ये आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली लोग नहीं करते हैं क्योंकि इतने कॉइन्स उनके पास खुद नहीं होते, बट अगर चाहे एम्प्लॉयर तो उसको कॉइन्स में भी सैलरी दे सकता है, आप मना नहीं कर सकते। करेंसी नोट्स, यस ये तो है ही है, ये तो ऑप्शन आपका सही होगा ही होगा। और जो नया अभी आपका ये कोड आया ना, कोड ऑन वेजेस एक्ट, इसमें पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी ऐड किया गया है कि अगर आपको हम डिजिटली ट्रांजैक्शन करवाना चाहें आपकी सैलरी की, तो वो भी हम करवा सकते हैं। या तो अपने बैंक अकाउंट्स में करवा लो, वो भी एक तरीका है, लेकिन अगर हम आपको गूगल पे करना चाहें, फ़ोन पे करना चाहें, तो फिर उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो यस, इलेक्ट्रॉनिक मोड इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉयज। तो तीनों ही सही हैं। पूछा भी क्या है हमसे, चूज दी करेक्ट कोड, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ये हमने ध्यान रखना है। और साथ में जो वेज का पीरियड है, इट कैन बी डेली, इट कैन बी वीकली, इट कैन बी 15 दिन फोर्टनाइटली, या फिर मंथली 1 महीने वाला। और ये सैलरी इसको 15 दिन बाद मिलेगी, हफ्ते बाद मिलेगी, डेली मिलेगी, डिसाइड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? दोनों में से कोई नहीं, डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। जिसने उसको एम्प्लॉय किया है वो पहले ही बता देगा कि आप हमारे यहाँ काम करने आ रहे हो, हम आपको हर रोज इतना पे करेंगे या फिर हर 15 दिन बाद इतना पे करेंगे। तो वो डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस ऑफ दी फैक्ट्री डिसाइड किया जाता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, हु डिसाइड द वेज पीरियड? तो दैट इज एम्प्लॉयर। नेक्स्ट, what is the minimum bonus according to code on wages act 2020 that an employee would get? कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप बोनस दे रहे हैं तो मिनिमम बोनस कितना होना चाहिए, अगर आप बोनस दे ही रहे हैं तो ऑप्शंस हैं आपके 8.33 ऑफ वेजेस, 8.38 ऑफ वेजेस, 7.67% ऑफ वेजेस, या फिर 8.50 ऑफ द वेजेस। अब सीधा क्वेश्चन बनता है इसमें से कि मिनिमम बोनस कितना हो सकता है। एक तो ये तो आंसर है, चलो ये तो अपने को पता लग गया। इसमें एक और कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि इट विल बी एटलीस्ट 8.33 ऑफ हिज और हर वेजेस, और या फिर ₹100, विच एवर इज हायर। तो
तो किसी भी एम्प्लॉय को बोनस देने के जो कंडीशंस हैं ये आपने ध्यान रखने हैं। इट शुड बी एट लीस्ट 8.33 ऑफ हिज वेजेस एंड ₹100 विच एवर इज हायर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है विच एवर इज लोअर, तो विच एवर इज हायर आपने ध्यान रखना है, जो ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से आपको फिर बोनस दिया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपका जो वेज का 8.33% बनता है अराउंड 75 रुपीज़, तो आपको बोनस कितना मिलेगा, 75 या 100? तो 100 मिलेगा, बिकॉज हम कंडीशंस में हमने लिखा है विच एवर इज हायर। नेक्स्ट, what is the maximum bonus according to the Code on Wages Act 2020 that an employee can receive from the employer? मिनिमम हम लोगों ने बोनस के अमाउंट देख ली, अब मैक्सिमम भी देखनी है कि भाई एक साल में मैक्सिमम बोनस आपको कितना मिल सकता है। तो ऑप्शन है आपके 20% ऑफ द एनुअल वेज, 25% ऑफ द एनुअल वेज, 30% ऑफ द एनुअल वेज या फिर 15% ऑफ द एनुअल वेज, कि आपकी जो टोटल एनुअल वेजेस हैं, टोटल जो आपको अमाउंट पूरे साल मिली है उसका कितना % आपको एक साल में बोनस मिल सकता है। ये भी मैक्सिमम लिमिट डिफाइन कर दी गई है अंडर दिस एक्ट। मिनिमम भी है, मैक्सिमम भी है। हम लोगों ने मिनिमम देख लिया, मैक्सिमम है आपका 20% ऑफ द एनुअल वेज। ए इज द आंसर। ठीक है, तो 1/5 अगर आ जाए तो वो भी आपका ऑप्शन ठीक होता। अगर यहाँ पर 1/5 ऑफ द एनुअल वेज आ जाता तो वो भी ऑप्शन आपका ठीक होता। तो 20% या 1/5 दोनों ही सही आंसर है। नेक्स्ट, what should be the representation of women in the central and state advisory boards as prescribed in the Code on Wages Act 2020? कि ये जो एडवाइजरी बोर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि कितना नंबर ऑफ वेजेस किस टाइप ऑफ वर्कर को मिलना चाहिए, किस एक्टिविटी में अगर वो एम्प्लॉयड है तो फिर कितने उसको वेजेस मिलने चाहिए, ये बोर्ड्स हैं बेसिकली। एक आपका सेंट्रल बोर्ड है, एक आपका हर स्टेट में एक स्टेट बोर्ड है एडवाइजरी बोर्ड्स। तो इनमें विमेन की रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए है, बिकॉज वी नो कि द फीमेल हैव लेस बार्गेनिंग पावर। इसीलिए वेजेस के रिगार्डिंग जब भी आप कोई लॉ बना रहे हैं तो लॉ बनाने के साथ साथ आपको जो विमेन है उसकी भी राय जाननी है और उसके बाद ही वेजेस को बताना है। दोनों के लिए सेम होनी चाहिए, वो तो पता ही है हमें, इक्वल रेम्यूनरेशन दोनों के लिए, मैन एंड विमेन। अब कितनी नंबर ऑफ विमेन होनी चाहिए इन दी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड या फिर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, क्वेश्चन ये है। ऑप्शंस हैं आपके हाफ, 2/3, 3/4 या फिर 1/3। कि अगर टोटल मेंबर आपके 30 हैं तो फिर उसमें कम से कम जो है 1/3 मेंबर शुड बी विमेन। 10 मेंबर्स जो होंगी वो आपकी विमेन होंगी ही होंगी, ये एटलीस्ट है। इससे ज़्यादा अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए। पहले जो लिमिट थी दैट वाज हाफ, बट अब इसको चेंज कर दिया गया है और इसको 1/3 कर दिया गया है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, अच्छा अगर इसमें हम देखें कि ये जो बोर्ड है वो किस चीज़ को एडवाइज करता है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता था। जैसे इट एडवाइज रिगार्डिंग दी फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, कि कितने मिनिमम वेज होने चाहिए उस एरिया में, उस रीजन में, उस स्टेट में, या फिर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर विमेन, कि ऐसे काम बेसिकली हमें स्टार्ट करने हैं अपने स्टेट या अपने रीजन में जहाँ पर जो विमेन है वो भी आकर अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करवा सके। तो इसके रिगार्डिंग जो भी एडवाइसेस हैं टू दी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स देते हैं ये सेंट्रल या स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स, जिनमें कम से कम 1/3 जो है वो विमेन होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी of imprisonment for committing an offence by the employer in the Code of Wages 2020? अगर कोई भी प्रोविजन जो लिखा हुआ है कोड ऑन वेजेस में, अगर इसको कोई भी एम्प्लॉयर वायलेट करता है तो उसको मैक्सिमम पेनल्टी कितनी मिल सकती है। मैक्सिमम पूछी गई, यहाँ पर मिनिमम नहीं पूछी गई है, तो मैक्सिमम पेनल्टी भी इसमें डिक्लेयर कर दी गई है। ऑप्शंस हैं आपके 1 ईयर, 5 ईयर, 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स। अब जब आप मैक्सिमम की बात करते हैं ना तो आपको हल्का सा लगता है कि यार कम से कम 1 या 2 साल तो होनी चाहिए, 5 या 6 साल तो होनी चाहिए, अगर ये आपने चीज़ें नहीं मानी है जिसमें लिखी हुई थी। तो मैक्सिमम है भले ही, लेकिन इतनी ज़्यादा इसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न नहीं है। इसमें बेसिकली काम किया गया है कि इन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम एम्प्लॉयर्स को हेल्प करें, ना कि उनको जेल में डाल दें।
बट फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं इस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो फिर मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो मिल सकती है आपकी 3 मंथ्स की। ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मंथ्स, और ये मैक्सिमम है, ये हम ध्यान रखेंगे। और जो मैक्सिमम फाइन है, इट कैन बी 1 लाख रुपीज़, अप टू 1 लाख है, मतलब 1 लाख से कम फाइन, ये 1 लाख तक का ही लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा का फाइन नहीं लगा सकते, या फिर दोनों, 3 मंथ की सज़ा और 1 लाख रुपीज़ तक का फाइन। तो ये तो चलो वो तो हमें पता ही है। नेक्स्ट, विच सेक्शन डील्स विद द एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 अंडर द EPF एक्ट 1952। जैसे कि हमने देखा था कि EDLI स्कीम भी है, EPF के हम लोगों ने 3 कंपोनेंट्स किए थे जब हमने EPF एक्ट किया था। पहला था आपका EPF, एक प्रोविडेंट फंड होना चाहिए। दूसरा था EPS, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम होनी चाहिए, आफ्टर रिटायरमेंट आपको हर मंथ कोई ना कोई पैसे आते रहें। और थर्ड था आपका ये एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इसमें भी जो पैसा है वो एम्प्लॉयर की तरफ से जाता था, ये हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा। अब ये है कि कौन से सेक्शन में बेसिकली ये आता है, सेक्शन 6, 6A, 6C या फिर सेक्शन 8। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1976 में इसको ऐड किया गया था, जबकि जो EPF एक्ट है वो है आपका 1952 वाला, तो इसको हम लोगों ने अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 6C। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो स्कीम है वो है कि इट गिव्स लाइफ इंश्योरेंस टू द फैमिली, कि इस स्कीम में अगर आप पैसा जमा करवा रहे हैं तो इट गिव्स लाइफ इंश्योरेंस टू द फैमिली मेंबर्स इन केस ऑफ सडन डेथ, कि जो पर्सन काम कर रहा है अगर उसकी अचानक से डेथ हो जाती है तो उसकी जो फैमिली है उसको ज़्यादा चीज़ें ना झेलनी पड़े, ज़्यादा दुर्गति उनकी ना हो, तो इसके लिए उनको एक लाइफ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि EPF का मतलब क्या था, EPS का मतलब क्या है, और जो आपका EDLI स्कीम है उसका मतलब क्या है। और ये ऐड किया गया था 1976, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इज इशूड बाय दी, ये हमने देखा था जब हम लोगों ने EPF एक्ट किया था। कौन इशू करता है ये? ऑप्शन ए है आपका RBI, सेकंड EPFO, CIR, DAI या फिर एनी बैंक कैन इशू। पहली बात तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय द यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि UAN में U स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल या फिर कोई और भी चीज़ एक्सेट्रा, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने इसकी एक तो फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है और साथ में ये इशू करता है आपका EPFO, ये तो है आपका आंसर, ऑप्शन बी इज़ दी आंसर। बट ये एक्चुअली होता क्या है ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी, कि कोई भी अगर मेंबर 2 या 2 से ज़्यादा जगहों पर जाकर काम करता है इन हिज और हर टाइम पीरियड, कि 6 महीने कहीं काम किया, 6 महीने कहीं काम किया, 3 साल कहीं काम किया, तो हर जगह पर उसका PF कुछ ना कुछ करता होगा। अब हर जगह पर वो अपना बार बार PF अकाउंट खुलवाए, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इसीलिए हर पर्सन का एक ही अकाउंट नंबर होगा, एक ही PF अकाउंट नंबर होगा, जिसको हम कह रहे हैं UAN, जिसमें जितनी भी जगह पर उसने काम किया है उसका कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड होता रहेगा, और इसको बार बार हमें रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या है, एक मेंबर की एक ID क्रिएट हो जाती है कि वो किस किस जगह पर जाकर काम करके आया है और उसने कितने ज़्यादा इनकम टैक्स पे किया है, ये सब चीज़ें आपकी इंश्योर की जा सकती हैं बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये अलॉट किया जाता है बाय EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, द मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस फॉर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मैंने आपको बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं वो और आपका जो डिफरेंट और चार्जेस हैं वो कितने एम्प्लॉयर पे करता है, दोनों का ही ऑप्शन क्या था आपका 0.50%। तो ये तो था 0.50% के टर्म्स में, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट नंबर की बात करें तो ऑप्शन है आपका ₹500, 1000, 1500 या फिर ₹200। तो इसका आंसर है आपका ₹500। ऑप्शन ए इज़ द आंसर, कि कोई भी जो एम्प्लॉयर है उसको एडिशनल चार्ज पे करना पड़ता है on the administrative accounts, for the administrative accounts at a rate of 0.50%। और ये पहले नहीं लगता था,
जो आपका 52 वाला एक्ट है उसमें नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी ये आपका शुरू हुआ है फ्रॉम 1 जून 2018 से। उससे पहले ये चार्जेस लगते ही नहीं थे, बट अब लगते हैं। और अगर द मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो हैं वो हैं आपके ₹500। तो ये मिनिमम बेसिकली पूछा गया है, तो ये 500 है। इससे ज़्यादा भी आपके हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ज़्यादा जो है अकाउंट को मेंटेन करके रखना पड़ रहा है, तो वो डिपेंड करेगा केस टू केस पे। बट मिनिमम आपका ₹500 होगा ही होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, who will ensure the health, safety and welfare of all the workers while they are at work in the factory under the Factories Act 1948? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स? तो ऑप्शंस हैं आपके, द एम्प्लॉयर जिसने लोगों को एम्प्लॉय किया है, द मैनेजर जो मैनेजर है पूरी फैक्ट्री का, द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर द ऑक्यूपायर विच इज द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द फैक्ट्री। तो चारों में से ऑप्शन है आपका डी, द ऑक्यूपायर, क्योंकि ये ऑक्यूपायर, क्योंकि उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है। तो अल्टीमेट अथॉरिटी अगर है तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसी के ऊपर है। तो अगर कोई वर्कर सेफ नहीं है तो फिर ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योर करवाए उसकी हेल्थ और सेफ्टी, उसका काम चेंज कर दे या फिर उसकी शिफ्ट चेंज कर दे। दैट इज़ द डिसीजन ऑफ ऑक्यूपायर। क्लियर है? जो सर्वे है वो कौन करेगा? द चीफ इंस्पेक्टर। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इंश्योर करवाने की? ऑक्यूपायर की। जब इंस्पेक्टर सर्वे करने के लिए आएगा तो वो ऑक्यूपायर से पूछेगा कि आपने, अगर आपको पता था ऑलरेडी कि इस पर्सन को ये डिजीज़ है, इसको इस काम में नहीं लगाना है, तो आपने इसको यही काम क्यों दिया, है ना? आप किसको कहीं और लेके जा सकते थे। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखेंगे। सर्वे करता है चीफ इंस्पेक्टर और इंश्योर करता है द ऑक्यूपायर। नेक्स्ट, द एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग डैश वर्कर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड कैंटीन फैसिलिटी। कि कितने वर्कर्स होने चाहिए कि फैक्ट्री में कैंटीन फैसिलिटी होनी ही चाहिए। ऑप्शन है आपके 100 वर्कर्स, 250 वर्कर्स, 300 वर्कर्स या फिर 500 वर्कर्स। अब इसमें हल्का सा ट्रिक है। पहले जो लिमिट थी दैट वाज 250 वर्कर्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, बट अब इसको चेंज कर दिया गया है। चेंज कर दिया गया है इन दी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाले एक्ट में, 2020 वाले में। अब ये कर दिया गया है 100 वर्कर्स। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है आपके यहाँ पर कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग बताना है, तो आप कौन सा लिखेंगे? लेटेस्ट वाला। तो लेटेस्ट वाला कौन सा है आपका? 100 वर्कर्स। तो ऑप्शन ए इज दी आंसर। पहले था आपका 250। तो रिड्यूस कर दिया गया है बेसिकली इसको कि अगर आपके यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो फिर आपको एक कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी ही होगी। नेक्स्ट, what is the maximum period for which leave with wages for illness arising out of pregnancy, delivery, premature birth of child or miscarriage can be provided to women? कि इन चारों चीज़ों की वजह से जो इलनेस कॉज होती है बॉडी में, उसके लिए भी छुट्टी लेने का जो प्रोविज़न इस एक्ट में लिखा गया है। तो वो कितने हफ्तों की छुट्टी या कितने दिनों की छुट्टियां ले सकती हैं विमेन, ये हमें बताना है। फॉर द इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, ये इलनेस की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, अदर देन आपके 26 वीक्स। तो ऑप्शन हैं आपके 15 डेज, 25 डेज, 1 मंथ या फिर 2 मंथ। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, जो आंसर है आपका दैट इज सी, 1 मंथ। और ये सेक्शन 10 कहता है आपका। और ये जो भी आपको लीव मिलेंगी दे वुड बी द लीव विद वेजेस एट द रेट ऑफ मटर्निटी बेनिफिट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ। जितने आपको मटर्निटी बेनिफिट के दौरान पैसे मिल रहे थे उतने ही पैसे आपको इस 1 मंथ की लीव के दौरान भी मिलेंगे। और ये लीव कैसी है? जो कि इलनेस की वजह से आप ले रहे हैं। और वो इलनेस क्यों आई है? बिकॉज ऑफ दिस प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्री मेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड या फिर मिसकैरेज। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नो अडोलेसेंट शेल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी ऑफ द हजार्डस ऑक्यूपेशन। ये हमने देखा था कि जो रिसेंट अभी चाइल्ड एक्ट पास किया गया है उसमें किसी भी 18 ईयर से कम के बच्चे को हजार्डस ऑपरेशंस में काम करने के लिए मना किया है। तो ये नया प्रोविजन है जो कि ऐड किया गया था अंडर दिस एक्ट। पूछ रहा है कि भाई कौन सा सेक्शन है जो कि इससे डील कर रहा है। तो क्योंकि नया ऐड हुआ है, रिसेंट ऐड हुआ है, तो
इसका सेक्शन भी याद करना बनता ही है। तो ऑप्शंस हैं आपके सेक्शन 3, सेक्शन 3A, सेक्शन 3B या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन इज सेक्शन 3A। 2016 में अमेंड किया है कि कोई भी अडोलेसेंट जिसकी एज 14 to 18 ईयर्स है वो किसी भी हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है बहुत ज़्यादा, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो 3A है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नो चाइल्ड शेल वर्क फॉर मोर देन डैश आवर्स बिफोर ही हैज़ हैड एन इंटरवल फॉर रेस्ट फॉर एटलीस्ट 1 आवर। कि एक जो चाइल्ड है वो कितने घंटे लगातार काम कर सकता है, क्योंकि उसके बाद उसको कम से कम जो 1 घंटे का रेस्ट चाहिए ही चाहिए है। तो लगातार कितने घंटे वो काम कर सकता है? ऑप्शन ए 4 आवर्स, ऑप्शन बी 3 आवर्स, ऑप्शन सी 2.5 आवर्स या फिर ऑप्शन डी 3.5 आवर्स। तो हमने देखा था कि मैक्सिमम डेली लिमिट तो कितनी थी चाइल्ड के केस में? 4.5 आवर्स। अडल्ट के केस में थी 9 आवर्स। अब इसमें ये पूछा गया है कि 1 घंटे का जो ब्रेक उसको कम से कम मिलेगा जब वो लगातार उतने घंटे काम पहले कर चुका होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी 3 आवर्स। नो चाइल्ड शेल वर्क फॉर मोर देन 3 आवर्स बिफोर ही हैज हैड एन इंटरवल फॉर रेस्ट फॉर एटलीस्ट 1 आवर। तो ये हमें ध्यान रखना है हल्का सा, लिमिट का क्वेश्चन अलग आ सकता है और रेस्ट का क्वेश्चन अलग आ सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। एंड द डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड इज बैंड। ऑब्वियसली एक जो बच्चा है वो एक से ज़्यादा जगहों पर एम्प्लॉय नहीं हो सकता। तो ये सब भी इसी सेक्शन में लिखा हुआ है। सेक्शन 7 नहीं याद करना कोई बात नहीं, सेक्शन 7 नंबर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो 1 आवर और 3 आवर का एक जो ये क्राइटेरिया है वो हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हैं आपके 50 क्वेश्चंस जो कि रिगार्डिंग सर्टेन 5 एक्ट्स के रिगार्डिंग हमने किए। कल हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल पॉलिसीज एंड स्कीम्स। जितनी भी स्कीम्स मैंने आप लोगों को करवाई हैं वो तो आपको रिवाइज करनी ही करनी है, साथ में कुछ ऐसी स्कीम्स जो आपने ऑलरेडी इकॉनमी में करी हुई हैं वो भी एक बार आप देख लेना, ताकि एक रिवीजन आपकी वहाँ पर भी हो जाए। और अगर नहीं भी रिवाइज आपने किया तो कम से कम इन क्वेश्चंस के थ्रू तो आपकी रिवीजन हो जानी ही चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट कि पहले पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज फिर पढ़ते तो हम कितना ही रहते हैं, रिवाइज नहीं करेंगे तो पेपर में बैठ के चीज़ें याद नहीं आएंगी, ये हल्का सा दिक्कत होती है उस टाइम पे। फिर चलो, अगर आपको ऐसे इन 50 क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, बाकी हम कल मिलेंगे विद दी डिफरेंट 50 MCQs ऑफ स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ वाले। चलो, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।